अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हॉटी कश्मीर के इस शुमारे में आपका मेज़बान सईद समीउल्लाह फिर एक बार आपसे रूबरू होने के लिए एक अहम टॉपिक पे पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है इस रिगार्डिंग। और क्या आपको ये स्प्रे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले पीजीआर को समझते हैं यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को समझते हैं। ये होते क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे प्लांट्स में, जो प्लांट की ग्रोथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी प्रोसेस जो हमें मदद के लिए में है, गिबरेलिंस, साइक्लोसाइनिन, एबिथलिन, ये नाम आपने इससे पहले सुने होंगे। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो प्लांट में हार्मोन्स की तरह जो प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर हम आज अपने घरों में देखेंगे, एक कॉमन इशू हमें यहाँ देखने को मिलता है थायराइड। थायराइड एक ग्लैंड होता है यहाँ गले के पास, वो भी एक हार्मोन रिलीज़ करता है। अब अगर वो हार्मोन कम या ज़्यादा होता है तो उससे हमारी बॉडी में बहुत दिक्कतें आती है। तो जब हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो वो हमें उसकी मेडिकेशन अकॉर्डिंगली देते हैं कि हमें क्या करना है उसके लिए। और वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो मेंटेन रहे हमारी बॉडी में। अगर वो ज़्यादा ऊपर या नीचे जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत इश्यूज़ आते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इन प्लांट्स में भी इन हार्मोनों को रखा है जिनको हम पीजीआर के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्टली ये कहना कि आपको स्प्रे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या आप जाओ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कमिट करने से पहले आज प्लीज़ मेरी बात सुने, क्योंकि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं आपकी राय भी जानना चाहता था जो उसको यूज़ करते हैं, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत सारे लोगों ने उस पे अपनी राय दी, अपनी एक्सपीरियंस दी। चाहे यूट्यूब पे वो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस पे भी राय दी और फेसबुक पे भी। अब देखिए, पीजीआर को समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे महाराजी एप्पल से। महाराजी हम जानते हैं अब बहुत जगह ये नहीं मिलता है, लेकिन हर जगह आज से 10-15 साल पहले ये देखने को मिलता था। महाराजी में ये खसूसियत है कि उसको पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि सेल्फ पॉलिनेशन है वो लेकिन जो लोग समझते हैं कि हनी, उसको गोल्डन डिलीशियस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने ही पोलन से फर्टाइल अपने एग को कर पाता है। तो आप जानते हैं उसमें हमेशा जिस दिन फ्रूट होते हैं, फ्लावरिंग होती है, उस दिन उसमें बम्पर फ्रूट सेट होता है। इतने फ्रूट होते हैं कि 5 जो क्लस्टर में जो 5 फ्लावर्स होते हैं, पाँचों के 5 सेट हो जाते हैं, और मेजॉरिटी केसेस में हम 4 to 5 फ्रूट्स हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन दूसरे साल उसमें कोई भी फ्लावर नहीं, नॉट ए सिंगल, एक सिंगल फ्लावर भी दूसरे साल उसमें देखने को नहीं मिलता है। अब उसके साथ ये प्रॉब्लम क्यों आती है? देखिए, पहला वजह ये होता है कि सीड। आपने देखा होगा महाराजी में बहुत ज़्यादा सीड होते हैं। वो सीड गिबरलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और जितने ज़्यादा सीड एक प्लांट पे होंगे, यानी एक फ्रूट में मैक्सिमम 10 तक हो सकते हैं, जितने ज़्यादा फ्रूट इस सीड में होंगे उतना ज़्यादा गिबरलिक एसिड ये सीड बनाएगा, ये फ्रूट बनाएगा, और वो सेंड करेगा इस प्लांट को। उससे क्या होता है कि ये गिबरलिक एसिड जो है ये एक सिग्नल पास करता है प्लांट को कि नेक्स्ट ईयर आपको कितनी फ्रूट बड डिफ्रेंसिएशन करनी है। लेकिन महाराजी के केस में क्या होता है कि इतना गिबरलिक एसिड बन जाता है कि दूसरे साल फ्लावर बड डिफ्रेंसिएशन होती ही नहीं है। यानी दूसरे साल के लिए फ्लावर बड डिफ्रेंसिएशन होती ही नहीं है, इसीलिए हमें फ्लावर देखने को नहीं मिलता। एक रीज़न। दूसरा, मैंने आपको पहले ही कहा और आपने खुद भी ये देखा होगा कि महाराजी में बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट होता है, और हार्वेस्ट भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो ड्रेन हो जाता है इस प्लांट से, क्योंकि वो सारा कुछ ट्रांसफ़र कर देता है फ्रूट्स के लिए। फ्रूट लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूट्रिशन डेफिसिट प्लांट हो जाता है, उसकी वजह से भी ये इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये महाराजी के साथ अक्सर हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम अपने गोल्डन डिलीशियस की तरफ देखेंगे, गोल्डन डिलीशियस का भी कुछ सिनेरियो ऐसा ही है। गोल्डन डिलीशियस को हम पॉलिनाइजर की तरफ यूज़ करते हैं, और अक्सर जो हमारे फार्मर्स हैं उनका ये कहना है कि एक साल इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं और दूसरे साल उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसमें भी सेम चीज़ यही होता है। गोल्डन डिलीशियस हम पॉलिनाइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन इसको खुद पॉलिनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इसका जो पोलन होता है वो खुद अपने
एग को फर्टाइज कर सकता है, खुद सीड्स बनाता है। इसको सेल्फ पॉलिनेशन हम कहते हैं। वो किसी और वीडियो में मैं आपसे मुखातिब हो जाऊंगा थोड़ा सा, ये पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। तो गोल्डन डेलिशियस को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए गोल्डन डेलिशियस में भी बम्पर क्रॉप आ जाता है और सेम सिचुएशन वहाँ भी हो जाती है। ज़्यादा गिबरेलिक एसिड प्लांट में आ जाता है, न्यूट्रंट ड्रेन हो जाता है। और महाराजी और गोल्डन डेलिशियस में आपने एक चीज़ नोट ज़रूर की होगी कि ये लेट हार्वेस्ट हम करते हैं। जब हमने अपना डेलिशियस हार्वेस्ट किया होता है उसके बाद हम महाराजी को तो हम बिल्कुल सबसे हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन गोल्डन डेलिशियस को भी हम, जो हमारा रेड डेलिशियस होता है उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं। तो ये टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा जाता है। फ्लावरिंग सेम करते हैं, ये फ्रूट सेट सेम हो जाता है, लेकिन हार्वेस्टिंग बहुत लेट हो जाती है। उसकी वजह से न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होता है। लेकिन गोल्डन डेलिशियस आपको पता है कि पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे रेड डेलिशियस पे। तो फार्मर्स क्या करते हैं आजकल, बहुत सारे फार्मर्स से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ही फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है उनको लगता है कि फ्रूट सेट हो गया है गोल्डन डेलिशियस को, तो वो उसको थिनिंग करते हैं, वो क्लिप करते हैं फ्रूट्स को। वो लगभग 30 to 40%, इवन 50% फ्रूट उसका गिरा देते हैं। जैसे ही वो इवन पी साइज जिसको हम कहते हैं, मटर दाने जैसा, उसको वो बनने नहीं देता है, उससे पहले ही उस गिरा। उससे क्या होता है, उनको हर साल गोल्डन डेलिशियस में बम्पर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। गोल्डन डेलिशियस में बम्पर फ्लावरिंग का मतलब हो गया, जो उनका मेन क्रॉप है रेड डेलिशियस, उसमें ऑलरेडी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। सो ये चीज़ है। अब गिबरेलिक एसिड का मैंने आपको बता दिया कि क्या इश्यूज है। जब गिबरेलिक एसिड प्लांट में ज़्यादा बन जाता है उसकी वजह से नेक्स्ट ईयर के लिए जो फ्रूट बड डिफ्रेंशिएशन होती है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। उसकी वजह से हमें दूसरे साल ब्लूम उतना नहीं देख पाते हैं, और न्यूट्रिशन भी लॉस हो जाता है। अब अगर हम स्प्रे करते भी है, जो फार्मर स्प्रे करते हैं, अगर वो न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो डेफिनेटली उनको ये ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। वो ज़्यादा फिर नेक्स्ट ईयर जो उनका ब्लूम होता है, कमिंग ईयर में जो ब्लूम होता है वो बहुत कम होता है। सो ये गिबरेलिक एसिड की वजह से होता है, और जो न्यूट्रिशन हमारा लॉस होता है उसकी वजह से होता है। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है, मतलब जितने भी रिसर्च आज तक हुए हैं, चाहे गिबरेलिक एसिड किसी ने यूज़ किया, किसी ने नेप्थलीन एस्टिक एसिड यानी ऑक्सिन यूज़ किया, किसी ने साइटोकाइनिन्स यूज़ किए, साइंटिफिक रिसर्च की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये देखा कि हम फ्रूट्स हार्वेस्ट करते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनाते हैं, लेकिन हार्वेस्ट हम सिर्फ जीए के फ्रूट्स हार्वेस्ट करते हैं, यानी जो फ्रूट जिस पे हमने गिबरेलिक एसिड की स्प्रे की होती है वो फ्रूट्स हम हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन कितना, मैक्सिमम अप टू 8 to 10%, उससे ज़्यादा नहीं। जो रिसर्च कहता है, जो लेटेस्ट रिसर्च है उसकी फाइंडिंग ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8%, चले मैं हमारे कंडीशन में और 2% खुद से एडअप कर रहा हूँ, जो हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, अप टू 10%। यानी अगर आप गिबरेलिक एसिड स्प्रे करते हो तो अप टू 10% आप फ्रूट्स हार्वेस्ट करोगे। पहले कितने बनेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हार्वेस्ट कितना हम कर पाते हैं उसमें से वो होता है मैक्सिमम अप टू 10%। और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स, अगर हम इनकी बात करते हैं तो वो हार्वेस्ट तक पहुंचते ही नहीं है, वो वाले फ्रूट्स को उससे पहले ही गिर जाते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा, ये साइंटिफिक रिसर्च है। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए, आप जो मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले वीडियो रन किया था, अगर आप उससे भी कमेंट देखेंगे तो कोई एक रिदम नहीं है कि हर किसी ने ये कहा कि मैं पिछले 4 साल से 5 साल से स्प्रे कर रहा हूँ और मुझे हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिले। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आए जिन्होंने कहा कि हमें 1 साल तो बहुत अच्छा ब्लूम मिला, बहुत फ्रूट्स मिले, दूसरे साल फ्लावरिंग ही नहीं हुई। अब क्या वजूहत है वो मैं नहीं बता सकता डायरेक्टली, क्योंकि मैंने उनसे बात नहीं की है, लेकिन ये चीज़ ये सही है। अगर आप, जैसे मैंने महाराजी और गोल्डन डेलिशियस का इसीलिए पहले आपको एग्जांपल समझाया कि उनमें फ्रूट सेट ज़्यादा होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती है। अगर जब आप कोई भी पीजीआर स्प्रे करते हो तो ये इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। एक साल आपको ज़्यादा फ्रूट मिलेगा और दूसरे साल कम या शायद नहीं भी। ये हमारी अब ऑब्जर्वेशन है हमारी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में, अब जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको भी फ्रूट सेट देखते हैं जिसने गिबरेलिक एसिड स्प्रे किया होता है, हम उसका भी फ्रूट सेट अच्छा देखते हैं जिसने ऑक्सिन या साइटोकाइनिन्स मिला के या इनका स्प्रे किया होता है, वो भी कहते हैं कि हमारा फ्रूट सेट अच्छा है। लेकिन रिसर्च थोड़ा सा उल्टा है, ये मिल नहीं पा रहे। इसका मतलब कहीं तो गैप है, कहीं तो लैग है। रिसर्च गलत नहीं है। जो जिस रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहे वो अपने ऑर्चर्ड में उसको यूज़ कर देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसको हमें लैब चाहिए या और कुछ, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जो इजीली हम अपने ऑर्चर्ड्स में कर सकते हैं। ये रिसर्च की बात हुई। लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, आखिर
क्यों ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब ये तो हार्मोन्स की बात हुई, मैं आपको वैसे भी बहुत सारे ग्रोवर्स दिखा सकता हूँ जो फ्लावरिंग में अमाइनो ऐसे प्रोडक्ट्स स्प्रे करते हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, और उनके रिजल्ट भी वैसे ही होते हैं जिन्होंने स्प्रे ये पीजीआरस की होते हैं। अमाइनो एसिड डायरेक्टली तो फ्रूट सेट नहीं कर सकता है, अमाइनो एसिड डायरेक्टली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तो नहीं बना सकता है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं उनका फ्रूट सेट भी बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं तो लैग हो रही है, जो हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, जो रिसर्च कह रहा है, और जो डिफरेंट फार्मर्स की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। बहुत सारे फार्मर्स ये भी कहते हैं कि अब हम इसके बाद पीजीआर कभी यूज़ नहीं करना चाहते हैं कि इससे हमें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे भी है जो कह रहे हैं हम पिछले 5 सालों से भी यूज़ कर रहे हैं और हमें ठीक लग रहा है। मैं अपनी अगर पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात करूं, जो मैं अपने घर में पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूं, एक बारी में 2018 सिर्फ एक साल था जिस दिन बम्पर क्रॉप हुई थी, यानी सीधे 100% रेज हुआ था प्रोडक्शन। उसके बाद कभी 100% रेज नहीं हुआ। उसके बाद इवन जो हमारा नॉर्मल होता था उसका जस्ट 4 to 8% यही इंक्रीज हुआ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक साल सिर्फ जंप मिला था बस, 2018 और 19 ऐसा साल था जब बिल्कुल 100% का जंप मिला था, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा मैंने अपने ऑर्चिड में नहीं देखा, पहला। दूसरा, मेरा भी ऑर्चिड एक ऐसी जगह है जहाँ पॉलिनाइजर कोई भी नहीं है, कोई पॉलिनाइजिंग वैरायटी नहीं है, और मेरे साथ मेरे गांव, नेबरिंग गांव रखपोरा मेरा एक नेबरिंग गांव है, मेरा एक दोस्त वहाँ रहता है, उसका भी एक पैच ऐसा है, अराउंड 50 प्लांट्स उसमें है जिसमें कोई पॉलिनाइजर नहीं है, और वो खुद पेस्टिसाइड डील करता है। वो कोई पीजीआर नहीं है जो उसने उस पर स्प्रे नहीं किया, लेकिन फ्रूट सेट कभी नहीं हुआ। जितना उसका पहले था, उसका 200-300 बॉक्सेस पहले से ही उतरते थे, वही 200-300 उसको गिरते हैं। अब इतना सारा डिटेल, मतलब जो मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, इससे यही समझ आता है कि रिसर्च और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। और हकीकत भी मैंने, मतलब अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूं, तो मेरे घर में ज़्यादा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स नहीं होते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जब हम ये पीजीआर स्प्रे करते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती है जो अभी हमें शायद रिसर्च नहीं बता पा रहा है कि क्या क्या होता है उस प्लांट के साथ। देखिए, प्लांट साइंस के साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि ये सारा फील्ड में होता है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं, हमारे लिए आईसीयूज है, वहाँ बहुत सारे मोनीटर्स है, डिफरेंट डॉक्टर्स को बहुत हेल्प मिलती है कि एक मरीज़ को वो देख सके कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वेंटिलेटर पे ले जाते हैं। बहुत सारी टेक्निक डेवलप हुई है, लेकिन प्लांट साइंस में ऐसा नहीं है कि मतलब जब हम पीजीआर स्प्रे करते हैं तो फिर सडन उसी समय हम ये भी देखें कि कौन से केमिकल्स इस प्लांट के अंदर बढ़ गए, कौन से कम हुए, क्या क्या रिएक्शंस अंदर हुई। ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और पर्टिकुलरली अगर हम अपने मुल्क की बात करें, ये डेवलपिंग नेशन है, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है, और इतनी टेक्नोलॉजी अभी यूएस के पास भी नहीं है कि वो डायरेक्टली इतना सब कुछ देख सकते क्विकली। क्योंकि जिस रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ वो यूएस रिलेटेड ही रिसर्च है, जिससे जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही है, और हज़ारों फार्मर्स की ऑब्जर्वेशन यही है जिन ऑर्चिड्स में पॉलिनेशन रेशो बराबर है, या पॉलिनेशन रेशो है बराबर तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन है, चाहे गोल्डन डेलिशियस है, ग्रैनी समिथ है, कोई भी जो रेड डेलिशियस को पॉलिनाइज कर सकता है, रेड डेलिशियस को फ्रूट बनने में मदद कर सकता है, जो अगर उसको वैरायटी अपने ऑर्चिड में है, उनका कहना है, और मैंने भी ये खुद ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैंने आपको इससे पहले भी वो अपने ऑर्चिड की भी एक बात बोली और अपने फ्रेंड की भी बात बोली, उनमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उनमें। अब पीजीआर क्या करता है, कितना फ्रूट सेट वो करता है, अब हर किसी फ्रूट को मैं खोल नहीं सकता, वो आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्रूट बने, वो इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसको खोले उसमें सीड है या नहीं है वो हमारा कंसर्न ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब रिसर्च की जाती है, उनका कंसर्न होता है रिसर्च के साथ, उनका कंसर्न प्रोडक्शन के साथ नहीं होता है। तो पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ को हम लैग करते हैं। देखिए, आज आप स्प्रे करने जा रहे हैं, कल आप स्प्रे करने जाएंगे, नो इशू, आपकी अपनी मर्जी है। कॉस्ट कश्मीर इसको रिकमेंड नहीं करता है, तो मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जाऊं कि मैं आपको बोलूं कि नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा। ये जो इतनी स्टोरी मैंने आपको बताई, इतना बैकग्राउंड बताया, ये इसीलिए बताया कि जब एक साइंटिस्ट रिकमेंड किसी चीज़ को करता है, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन है जिसको जब उस साइंटिस्ट से वो साइंटिफिक फैसिलिटी करेगी कि आप बोल रहे हैं कि करेंगे, जो ये इश्यूज है ये कैसे सॉल्व होंगे, इनके क्या रीजन है, जब तक उस साइंटिस्ट के पास ये रीजन नहीं होंगे, वो अननेसेसरी इसको
प्रमोट करने की बात कभी नहीं करेगा, वो बात वहीं ही रहेगी जब तक उसको कंप्लीट एक सोल्यूशन जो वो बोल रहा है, जो उन्होंने देखा है वो क्यों हुआ, जब तक उसके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तब तक वो इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। अब अगर यूएस की हम बात करेंगे, वहाँ रिकमेंडेड है, लेकिन कब? जब फ्रॉस्ट इंजरी का खतरा वहाँ होता है, जब वहाँ टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि उनको लगता है कि जो फ्लावर्स है वो किल हो जाएंगे, तब वो रिकमेंड करते हैं उन केमिकल्स में जिनमें गिबरलिक एसिड होता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे फ्रूट्स उनको पार्फेक्ट बन जाते हैं, लेकिन परसेंटेज वही रहती है जो मैंने आपके साथ शेयर की, वो 10% से ज़्यादा नहीं जाती है। तो इसलिए आपका ऑर्चिड है, आपको जो भी करना है वो आपकी जिम्मेवारी, लेकिन जब तक हम पॉलिनेशन रेशोज़ अपनी ऑर्चिड्स में नहीं बढ़ाएंगे, ये कंसर्न हमें हमेशा रहेगा। इससे हमें हमेशा नुकसान ही होगा। मतलब एक तो टेंशन साल भर ये भी रहेगी कि अब स्प्रे किया तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे, नेक्स्ट ईयर ब्लूम कैसे होगा। और कुछ फार्मर जो बोल रहे हैं हमारे इस साल तो ब्लूम अच्छा था, फ्रूट सेट अच्छा था, लेकिन नेक्स्ट ईयर ब्लूम अच्छा नहीं हुआ, फ्रूट सेट बहुत डाउन हुआ, तो वो कंसर्न्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे। अब देखिए, वेदर कश्मीर में भी फ्लावरिंग में हमेशा ख़राब होता है, उसमें कोई शक नहीं। और अगर वेदर ख़राब होता है, बी एक्टिविटी कम हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पिछले 6 सालों 7 सालों से अल्ट्रा हाई डेंसिटी के बाग बहुत ज़्यादा बन गए। हर जगह इस वक्त चले, अगर हर गाँव में नहीं है लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये ऑर्चिड्स मिलते हैं। जाके आप उन बागों में जाओ और वहाँ उन ऑर्चिड्स से बात करो जिन्होंने अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऑर्चिड्स लगाए हुए हैं। वहाँ पॉलिनाइजेशन रेशो इतना है कि उनको पीजीआर करने की स्प्रे नहीं करनी पड़ती है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने शाहनवाज साहब से भी बात की थी, ये जानने के लिए कि जो उनका अल्ट्रा हाई डेंसिटी का ऑर्चिड है, क्या वो उस पर भी ये स्प्रे करते हैं फ्रूट सेटिंग के लिए? तो उन्होंने भी कहा, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा और मुझे भी यही सेम बात कही, नहीं, मैं उसमें फ्रूट सेट के लिए पीजीआर स्प्रे नहीं करता हूँ, बल्कि एलोंगेशन के लिए मेरे डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर शुपयान में जो जहाँ पिंजोरा में शाहनवाज खां रहते हैं, वहाँ जो एरिया है शुपयान का, वो अच्छा खासा ठंडा एरिया है। अगर वहाँ बी एक्टिविटी रहती है, अगर वहाँ फ्रूट सेट अच्छा हो जाता है, हमारे हाई डेंसिटी ऑर्चिड्स में फ्रूट सेट अच्छा हो जाता है अंडर साइज कंडीशन, तो हमारे ट्रेडिशनल्स में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है जो हमने सिर्फ मोनोकल्चर रखा है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर बात मैं करूँगा, मैंने जितने फार्मर से बात की है, या तो उनके पास रेड डिलीशियस है या उनके पास अमेरिकन है। और अमेरिकन का फ्लावर आपको पता है वो बाद में खुल जाता है जब हमारे मेन डिलीशियस की फ्लावरिंग कंप्लीट हो गई होती है, तो वो कभी भी उस पर पॉलिनेशन में कभी मदद नहीं करेगा। और जो अमेरिकन है उसको पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उसमें उनको हमेशा फ्रूट सेट बहुत अच्छा मिलता है अगर उसको हम कंपेयर करेंगे डिलीशियस के साथ। तो ये सब बताने का मकसद सिर्फ यही था। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, मैं कोई भी नहीं होता हूँ कॉस्ट कश्मीर के सामने कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप जाओ और स्प्रे करो, उससे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे फार्मर की मैंने आपको कहानियाँ सुनाई, जो कमेंट्स में मैंने इन 2-4 दिनों में पढ़ा, उस वीडियो में मैंने आपके साथ वो शेयर किया। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन इस काम का चाहिए, परमानेंट फिक्स इस प्रॉब्लम का चाहिए, तो वो यही है कि आप अपने ऑर्चिड्स में पॉलिनाइजिंग रेशोज बढ़ाएं। चाहे वो गोल्डन डिलीशियस आप यूज़ करें, वो ग्रैनी स्मिथ आप यूज़ करें, वो गाला आप यूज़ करें, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करें। जिस दिन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप खुद देखेंगे आपको पीजीआर की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता, हमें मौसम से इतना ज़्यादा वेरिएशन हो जाता कि फ्रूट सेट में इश्यूज़ आ जाते। जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऑर्चिड्स इस वक्त हमारे बने हुए हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। गाला को छोड़ दीजिए, गाला के साथ साथ बहुत सारी डिल्शन वेराइटीज़ भी आपको अल्ट्रा हाई डेंसिटी मिलती है, चाहे किंग राट हुआ, जीरोमाइन हुआ, उनके साथ भी सेम इशू है जो हमारे रेड डिलीशियस के साथ है। उनको पॉलिनेशन चाहिए, उनको पॉलिनाइजर चाहिए। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में पॉलिनाइजर रेशो बहुत अच्छा रहता है। हनी बीज आती है, विजिट करती है, वो अपना काम करती है। बाकी हनी बीज के बाद और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो छोटा छोटा मोटा इस पॉलिनेशन में मदद करते हैं। उसकी वजह से फ्रूट सेट उनको हमेशा, मतलब जो भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी यहाँ इस वक्त हो रही है, उनको हमेशा ये कहा जाता है कि आप थिनिंग करो ताकि फ्रूट सेट अच्छा रहे, फ्रूट बड़ा बन जाए। आप खुद देखो, उनको फ्रूट थिनिंग के लिए कहा जाता है और वो पीजीआर का यूज़ नहीं करते। उनकी जो नेचुरल पॉलिनेशन है वो हमेशा उसी को प्रेफर करते हैं। और किसी ने, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिनके घर में अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चिड है लगा हुआ इस वक्त, उन्होंने पीजीआर को यूज़ किया है फ्रूट सेट के लिए।
अगर वो ऐसा करते हैं तो गारंटी मैं देता हूँ उनके फ्रूट्स कभी बड़े नहीं होंगे, वो बहुत सारा शुमार रहेंगे और फ्रूट ड्रॉप भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर ब्लूम में उनको ऑलमोस्टली 90% ब्लूम ख़त्म हो जाएगा, 10 में भी पता नहीं फिर कितने रह पाएंगे, इतना वो प्लांट कमज़ोर हो जाएगा। सो सब कुछ मैं अगर कंक्लूड करूं तो गुजारिश है आप सबसे यही, देखिए पीजीआर आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको खुद डिसाइड करना है। मैंने इतना जो ये स्टोरी आपको बताया सिर्फ इसलिए ताकि जो मेन इशू है ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। जिस दिन हमारे ऑर्चिड्स में पॉलिनेशन का इशू प्रॉब्लम सालों साल सॉर्ट आउट ये हो गया, हमें पीजीआर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कभी मतलब 5 सालों में कभी पड़े भी, हमें लगा कि वेदर इतना ख़राब हो गया कि जो बी एक्टिविटी है, जो फ्लावरिंग सीज़न है, वो कम्प्लीटली डिसरप्ट हो गया बारिश की वजह से, अंडर साइड कंडीशंस में अगर हम दें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन इसको कंटिन्यूसली एक प्रैक्टिस करना ये गलत बात है। देखिए मेरे गाँव में बहुत सारे लोग करते हैं, पहले एक स्प्रे करते थे लेकिन आज उनको 2 स्प्रे करनी पड़ती है, तब उनको लगता है कि नहीं अब फ्रूट सेट हुआ है। मे बी शायद 2-3 सालों के बाद 2 स्प्रे 3 स्प्रे पे पहुँचे, और फिर कितना फ्रूट निकलेगा ये आगे वक्त ही बता सकता है। इसलिए अब रिकमेंड तो मैं मतलब अगर कॉस्ट कश्मीर नहीं रिकमेंड करता है तो मैं रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ सजेशंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी एक फार्मर हूँ। अगर फ्रूट नहीं होगा तो कल मैं ही आपको बोलूँगा पिंक बर्ड पे आप ये स्प्रे करो, कटल फॉल पे ये स्प्रे करो, फिर आगे ये स्प्रे करो, लेकिन जब फ्रूट ही नहीं होगा तो स्प्रे कौन करेगा। इम्पॉर्टेंट है कि फ्रूट ज़रूरी होना, पॉलिनेशन को पहले आपको इंक्रीज़ करना है, उस पर आपको काम करना है, कैसे करना है वो इंशाल्लाह अगले वाले वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इससे पहले मतलब मैं CITH में काम कर रहा था, तो काम ज़्यादा होने की वजह से मैं आपके साथ रेगुलरली टचअप में नहीं रहता था, लेकिन वो असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह अब कंटिन्यूसली मैं आपके साथ जो भी साइंटिफिक वीडियोज़ है जिससे हम हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा मिले वो मैं आपके पास लेके आऊँगा। अब जो सजेशंस है वो क्या कर सकते, देखिए बहुत सारे ऐसे फार्मर्स देखे हैं मैंने जिनके पास काफ़ी लैंड है। अब अगर किसी के पास 20 कनाल 30 कनाल लैंड है, अगर वो 2-4 कनाल उसको इस साल ले एज ट्रायल कोई भी पीजीआर स्प्रे करे, तो अगर उसके पास काफ़ी लैंड है, काफ़ी सारा रिसोर्सेज है, तो अगर खुदा न खास्ता उसको नुकसान भी हो जाए, 2-3 कनाल का नुकसान एट कंपेयर टू 20 कनाल का कोई उतना बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन उससे एक एक्सपीरियंस उसको खुद आएगी कि मुझे अगले साल पूरे ऑर्चिड में करना है या नहीं करना है। ये बड़े ऑर्चिड्स की बात हुई जो बहुत ही कम कश्मीर में है। जो हमारी मेरी तरह ऑर्चिड्स है जो बहुत जिनकी लैंड होल्डिंग ज़्यादा नहीं है और पर्टिकुलरली प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है उनका यही है, तो उनसे मैं इतना गुजारिश करूँगा कि ठीक है, अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे स्प्रे करना है, कीजिए, उसमें वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ख्याल ये रखें कि आपको न्यूट्रिशन प्लांट को बहुत देना है। न्यूट्रिशन चाहे NPK हुआ, अब देख लीजिए और एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूँगा यहाँ, एक आम आदमी और एक वो इंसान जो जिम में जाता है, अगर आप देखेंगे तो हमारे डाइट और उसके डाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है। अगर वो भी इतना ही खाएगा जितना हम खाते हैं तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी बल्कि वो और रिड्यूस हो जाएगा। उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। वो क्या-क्या फिर कंज्यूम करता है, मिल्क करता है, मैंगो, बाकी जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट इवन वो डायरेक्टली प्रोटीन्स भी कंज्यूम करता है ताकि उसकी बॉडी बने। लेकिन हमारी नीड उतनी नहीं है। सेम चीज़ इस प्लांट के साथ भी हो जाता है, जब इसमें ज़्यादा फ्रूट्स बन जाते हैं तो इसकी नीड ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर आप सिर्फ वही बेसिक NPK उतना ही देंगे तो ओबियसली उससे काम नहीं चलेगा। आपको स्प्लिट डोजेस में तो एक तो NPK देना है जिस तरह आपको रिकमेंड किया जाता है, उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रंट्स है आपको उनकी भी क्वांटिटी मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी, अगर आप साल में एक बार ही देते थे, 2-3 बारी भी आपको वो देने पड़ेंगे, जिसमें कैल्शियम होगा, बोरान होगा, मैग्नीशियम होगा, तो वो स्प्रेज आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने हैं। अब तीसरा मतलब ऑर्चिडिस्ट वो जो रिस्क नहीं लेना चाहता है लेकिन एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, वो अगर 4-5 प्लांट्स को भी इस साल सेलेक्ट करना चाहता है कि मैं देखूं कि क्या होने वाला है, फिर अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर देखे। अगर वो 5 प्लांट्स को इस साल स्प्रे करता है, फिर देखता है कि नहीं इस साल भी उनमें अच्छा फ्रूट हुआ, रिटर्न ब्लूम भी ठीक ठाक है, तो वो अगले साल उसको कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जो मैंने कहा दीज आर ऑल सजेशन, जो रिकमेंडेशन इस यहाँ पे मेरी है वो यही है, प्लीज़ आप जो पॉलिनेशन रेशियो है वो अपने ऑर्चिड्स में बनाओ। अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी की बात फिर मैं कर रहा हूँ, आप उन ऑर्चिड्स के पास जाओ वो इस
स्प्रे को यूज़ नहीं करते हैं उनका फ्रूट सेट ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो उससे डायरेक्टली हमें ये समझ आता है कि जो हमारे ऑर्चिड्स में इशू है वो पॉलिनेशन का है। वेदर का इन्फ्लुएंस होता है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें ये भी पता है जो फ्लावरिंग होती है वो 4 या 5 दिन नहीं होती। अगर बारिशें होती है, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर गर्मी ज़्यादा रहती है तो फ्लावरिंग पीरियड डिक्रीज़ होते आता है, जो पिछले साल हमने देखा। इसी पे और एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस साल आप मैक्सिमम लोग ये देखेंगे, चाहे आपने पीजीआर पिछले साल स्प्रे किया या नहीं किया, इस साल जिन लोगों का पिछले साल बहुत ज़्यादा फ्रूट था क्योंकि गर्मी कंप्लीटली थी, अब अगर लोगों ने उसके ऊपर फिर पीजीआर भी स्प्रे किया होगा, इसका टर्न ब्लूम जो होगा बहुत कम होगा। ये मैंने पहले ही कहा क्या क्या वजूहत है। सो ये नॉर्मल है। अगर पिछले साल, क्योंकि हकीकत यही है कि पिछले साल एक्स्ट्रा सेट फ्रूट हुआ क्योंकि बिल्कुल बारिशें हुई ही नहीं फ्लावरिंग में, जो पॉलिनेशन थी वो पीक पे थी, फिर आपने स्प्रे भी किया तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा सेट हो गया। और बहुत सारे ऑर्चिड्स इस साल ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको 10% से कम भी ब्लूम देखने को मिलेगा। तो इस सिनेरियो में अब यही कर सकते हैं कि हम अपना पॉलिनेशन, इस पर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस देता हूँ और आपको अल्ट्रा हाई डेंसिटी की इसलिए बार बार मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस उन ऑर्चिड्स में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अगर वही चीज़ हम अपने ऑर्चिड्स में, जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चिड्स है, उनमें करना चाहे तो हम इजीली इस स्प्रे को बाईपास कर सकते हैं। अंडर इमरजेंसी कंडीशन अगर कभी हमें लाइफ में लगा कि हमें इसकी ज़रूरत है, हम इसको कर सकते हैं। बाकी मेरे ऑर्चिड में अगर पॉलिनेशन की प्रॉब्लम है तो मैं अपने घर वालों से कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा था कि उसको मैं कन्वर्ट करूं हाई डेंसिटी या अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे, लेकिन वो अभी नहीं मान रहे हैं। अब मैं अपने घर वालों को भी बोलता हूं और आपको भी अक्सर बोलता हूं अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जाने के लिए। वो वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे या सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे कि मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ हमेशा कि हमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी को जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या क्या परेशानी से हम दूर हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मैंने अपनी तरीके से कोशिश की कि आपको समझाने की कि क्या क्या इश्यूज़ है, क्या हमारे रिज़ल्ट्स है, क्या हमारे फार्मर्स देखते हैं, क्या रिसर्च बोलता है, और अपनी एक छोटी सी ओपिनियन भी उसमें ऐड की, ताकि जो ये फ्रूट इंडस्ट्री ये कायम रहे, ये हमारी बैकबोन है। मैं आपके साथ बोलता हूँ और भी बहुत सारे आपको बोलते हैं, आप भी इसलिए देखते हो ताकि ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये स्टैंड रहे। यही इंडस्ट्री है जिससे हम आगे जाते हैं, यही इंडस्ट्री है जिसमें हमें गर्दी है, यही इंडस्ट्री है जिसके थ्रू मुझे इस वक्त लैपटॉप मेरे सामने है, मोबाइल सामने है, इंटरनेट सामने है। यही इंडस्ट्री सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है, इसी से ये पैसा हमें मिलता है। तो इस इंडस्ट्री के साथ हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसमें हमें आगे पछताना पड़े। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।